नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। प्लूटो हिंदी के इस मंच पर आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य जून 2026 की परीक्षा के लिए तैयारी का आरंभ करने जा रहे हैं। और इस आरंभ के अंदर जो पहली कक्षा है वो निबंध साहित्य के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका पाठ करेंगे तथा उस निबंध के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का हम कुछ सार देख लेते हैं कि भारतेंदु ने किन बातों पर गौर किया इस पूरे निबंध के अंदर। अगर हम ये देखें कि भारतेंदु ने किन किन बातों के ऊपर चर्चा की है तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहली चर्चा है भारतेंदु ने वो की है आर्थिक आत्मनिर्भरता की। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपके लिए निबंध को पढ़ना आसान हो जाए कि ये जो बातें की गई है वो किन किन परिप्रेक्ष्य में की गई है, वो सारी बातें आपको याद हो जाए ताकि आप अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो भी आप कर सकें। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात की है और साथ में स्वदेशी की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वदेशी की। दूसरी जो बात करते हैं वो बात करते हैं धार्मिक सुधार, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं वो कौशल विकास की। किसकी बात करते हैं? कौशल विकास की। ये जो बातें हैं भारतेंदु अपने निबंध के अंदर जब बताते हैं कि किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं और हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए तो इस संदर्भ में ये बातें करते हैं। लेकिन जब निबंध आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें और भी है जिनके बारे में भी भारतेंदु आगे बात करते हैं इस निबंध के अंदर। हालांकि उनके लिए छोटी छोटी एक दो दो पंक्तियां हैं लेकिन फिर भी वो बात करते हैं। जैसे कि वो बात करते हैं एक भारतीयों के निकम्मेपन पर। किसके ऊपर? निकम्मेपन के ऊपर, कमबख्ती के ऊपर। उसको हम शब्द दे सकते हैं आलस्य के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, आलस्य को दूर करने की बात करते हैं। दूर करना। अगली बात वो करते हैं धार्मिक सुधार, स्त्री शिक्षा के ऊपर। हालांकि स्त्री शिक्षा के साथ साथ में पुरुषों को भी व्यवहारिक शिक्षा की बात करते हैं। एक बहुत ही शानदार बात करते हैं जो भारतेंदु, वो है जाति प्रथा और सांप्रदायिकता का विरोध। कुछ चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितना हम चीज़ों के साथ में रहेंगे उतनी ही क्या करते हैं धीरे धीरे उन चीज़ों को ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी की बात करते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार की बात करते हैं। सामाजिक सुधार लिख दीजिए यहाँ पर, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं वो। ठीक है, और आलस्य को दूर करना अर्थात निकम्मेपन को, कमबख्ती को, उसको दूर करने की बात करते हैं। स्त्री शिक्षा की पैरवी करते हैं, व्यावहारिक शिक्षा देने पर भी बात करते हैं और जाति प्रथा और सांप्रदायिकता का विरोध भी करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें भारतेंदु इस अपने निबंध के अंदर करते हैं। वो अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर ये बातें आगे बढ़ती जाएगी और कुल मिला के बात यह है कि इस निबंध का उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से भारत के अंदर या भारत की उन्नति की जा सकती है। सामाजिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, हर प्रकार की उन्नति की बात यहाँ पर करते हैं भारतेंदु इस निबंध के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो इस ये निबंध है इसको भारतीय पुनर्जागरण का दस्तावेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का दस्तावेज भी कहते हैं।
ये निबंध। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध भारतीय पुनर्जागरण का दस्तावेज भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। अब इस निबंध की कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट के परीक्षा के अंदर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग गए हैं जिनका कोई है नहीं, कोई और छोर नहीं है। और छोर जब नहीं है तो हर एक चीज़ को हमें पढ़ना पड़ता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसको हम ऐसे कह सकते हैं चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यापक भी बहुत है पाठ्यक्रम, तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। क्लास की उपयोगिता आपके लिए यही रहेगी कि आपको हर एक चीज़ के ऊपर मैं ध्यान करवाता जाऊँगा। हो सकता है कुछ मुझसे भी छूट जाए, क्योंकि कहीं से भी जब चीज़ें पूछी जा सकती हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को पकड़ना। तो मैंने यही सोचा है कि हर एक चीज़ का पाठ करवाया जाए। होता क्या है कि विद्यार्थी पाठ नहीं करता, आलस में आ जाता है, उपन्यास नहीं पढ़ता। लेकिन उपन्यास पढ़ना, उपन्यास पढ़ाना हिंदी के टीचर का यही काम है कि वो टेक्स्ट को पढ़ाए। अगर कोई हिंदी का टीचर टेक्स्ट को नहीं पढ़ा रहा, हूबहू टेक्स्ट को नहीं पढ़ा रहा, उसके अंदर जो बिटवीन द लाइन जो चीज़ दी हुई है वो नहीं बता रहा, तो कहीं ना कहीं वो कमी है एक टीचर की। तो हम कोशिश करेंगे कि या तो यूट्यूब के ऊपर या फिर अपनी ऐप के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉपीराइट का उल्लंघन मानी जाती है, तो वो हम अपनी ऐप के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ तो सकते हैं लेकिन यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो वो चीज़ें ऐप में पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ेंगे। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लेना और क्लासेस शुरू कर। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। निबंध। निबंध का नाम क्या है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, या भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, की काट दो तो भी ये ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि संधि हो जाएगी भारत और वर्ष, वर्ष, भारतवर्ष और उन्नति की। जब भारतवर्ष और उन्नति की अगर संधि होती है तो वो ओ हो जाता है, भारतवर्षोन्नति। ठीक है, तो ये भी नाम इसका है। क्या लिखा हुआ है? बलिया वाला भाषण। वास्तव में ये जो निबंध है, बलिया के अंदर एक ददरी मेला आयोजित हुआ था और वहां पर आर्य देशोपकारिणी सभा, आर्य देशोपकारिणी सभा का आयोजन किया गया था और भारतेंदु को वहां पर गेस्ट के रूप में या मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो बलिया के ददरी मेले के अवसर पर, किसके? बलिया के ददरी मेले के अवसर पर। और नेट का तो पता नहीं है क्यों इतना फेवरेट प्रश्न बन चुका है कि कौन से मेले के अंदर, कौन से मेले के अंदर, कहाँ पर आयोजित हुआ था जिसमें यह भाषण भारतेंदु ने दिया था। वास्तव में यह था क्या? भाषण था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार की बातें की गई थी तो निबंध की विधा के अंदर भी आ जाता है, क्योंकि निबंध की पुस्तक थी उसके अंदर इसका प्रकाशन हो गया तो निबंध भी मान लिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जो है तो वास्तव में भाषण व्याख्यान के रूप में बोले गए हैं, लेकिन वो फिर भी निबंध के अंदर सम्मिलित की जाती है। आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल उनकी पुस्तक है, वो तो पूरी की पूरी क्या है, निबंध मानते हैं उनको, लेकिन वो है क्या, व्याख्यान माला है एक। ठीक है, तो बलिया वाला भाषण है और ददरी मेले के अंदर दिया गया था। आर्य देशोपकारिणी सभा जो आयोजन किया गया था उसके अंदर ये भाषण दिया गया था। फिर बाद में नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये जो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसके अंदर भी इस भाषण को प्रकाशित किया गया था या निबंध को प्रकाशित किया गया था। तो बलिया के ददरी मेले में और किस समय? नवंबर सन 1884 के अंदर, 1884 ईस्वी के अंदर यह भाषण दिया गया। ठीक है, ये होगी जानकारी। ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। बलिया के ददरी मेले में नवंबर 1884 के अंदर आर्य देशोपकारिणी सभा के तत्वाधान में यह भाषण दिया गया था। ठीक है, बनारस के अंदर नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि यह भाषण कहाँ पर दिया गया था, बनारस, बलिया, और 4 नाम दे दिए और आपको लगे बलिया में तो क्या दिया होगा। ठीक है, तो बलिया के अंदर दिया है। अगली स्लाइड देखते हैं हम। ठीक है, आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बलिया के अंदर इतने लोग इकट्ठे हो गए, इस छोटे से नगर बलिया में इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक साथ एक स्थान पर देखते हैं। ठीक है, ये बात कही जा रही है क्योंकि सभा हुई वहाँ पर। और छोटे से अगर कस्बे के अंदर कोई सभा हो रही है जिसके अंदर भारतवर्ष की उन्नति के लिए या समाज सुधार कैसा हो इसकी बात की जाती है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि बड़े बड़े कस्बों के अंदर, बनारस जैसे कस्बों के अंदर, जो भारतेंदु खुद भी कहते हैं आगे, वहाँ पर ऐसी सभाएं नहीं हो रही, लेकिन यहाँ सभाएं हो रही है। और उस सभाओं का कारण क्या है ये भी बताते हैं आगे। ठीक है, बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों के अंदर, देखो पहले हिंदी ऐसी लिखी जाती थी, हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे की जगह क्या करते हैं बनारस जैसे, हम ये कर देते हैं आज के समय में, लेकिन पहले ऐसा ही लिखा जाता था, ऐसे ऐसे। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा की योग्य है।
इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश, देखिए यहाँ पर प्रकट शब्द है, यहाँ पर बहुत सारी हिंदी आपको अशुद्ध मिलेगी आज के हिसाब से, लेकिन उस टाइम क्यों है, खड़ी बोली अपने प्रारंभिक अवस्था में थी और शब्दों का शुद्धिकरण नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ पर वो आज के हिसाब से अशुद्धियाँ मिलेगी, तो उनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना, आपको प्रकट ही पढ़ना है। यहाँ पर प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है, यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। इस पंक्ति को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सारा समाज का अर्थ क्या हो गया, आगे जाके इसको खोलते हैं बात को कि क्यों हो रहा बलिया के अंदर ये भाषण या ये जो समारोह है, इसका कारण क्या है। तो ये कहते हैं कि यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र हो रखा है कि ये इतने उत्साह की बात या इस प्रकार के भाषण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्या, जहाँ रॉबर्ट्स साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हो, वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया, उसी में अबुल फजल, बीरबल और टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट्स साहब अकबर हैं, रॉबर्ट साहब की तुलना किससे की गई है, अकबर से। तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। ये उस समाज की बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो दीवान और जो मंत्री वगैरह हैं उस बलिया क्षेत्र के, जो कलेक्टर वगैरह हैं, वो सब इस प्रकार के या सहृदय हैं और समाज की प्रगति के लिए तत्पर हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस प्रकार की सभा होने की संभावना बनी है, नहीं तो बनारस जैसे शहरों के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ के जो समाज है अर्थात जो सरकार है वो इतनी ज़्यादा सहृदय नहीं है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। अब यहाँ से शुरू होता है ये जो पूरा भाषण है। यहाँ तो क्या की इन्होंने भूमिका बनाई कि क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों आयोजित हुआ ये प्रोग्राम, उसकी खोज की। तो उन्होंने बताया कारण ये है। और उस समय भारतेंदु के समय ये एक समस्या थी ही उस समय कि उसको समस्या मानिए या तरीका मानिए कि किस प्रकार से जो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, अर्थात सरकार की बुराई करना हो थोड़ी बहुत और उसकी नीतियों की आलोचना करना हो, लेकिन प्रशंसा की ओर में आलोचना करना, ताकि वो आलोचना प्रतिबंधित नहीं हो जाए, पुस्तकें प्रतिबंधित नहीं हो जाए, लोगों तक बात भी पहुंचा सके। तो सरकार की जो प्रशंसा है वहाँ पर, या किसी कलेक्टर वगैरह जो भी अंग्रेज कलेक्टर थे वहाँ पर, उनकी प्रशंसा करना अनिवार्य हो गया ताकि अपनी बात समाज तक पहुँचाई जा सके पॉजिटिव वे के अंदर। ये होता है ना, नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिविटी निकालना, यही भारतेंदु का योगदान है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य या भारतीय समाज के अंदर। ठीक है, यहाँ से वो कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। तो इंजन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अर्थात इंजन अच्छा होने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से रॉबर्ट साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा इंजन होना चाहिए। दूसरा, भारतीयों को भी ये सलाह दे रहे हैं कि आप भी इंजन बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ एक शब्द है महसूल, ये आपको अगर नहीं पता हो तो यहाँ लिख दीजिए, किराया भाड़ा। शब्द का अर्थ क्या है, किराया भाड़ा। ठीक है, हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते, ये बात कही जा रही है। निबंध को पूरा पढ़ूंगा, हो सकता है आप बोर हो, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए, चाहे हो 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे की क्लास हो। डेली का एक निबंध, या अगर कोई बड़ा निबंध है जैसे कविता क्या है तो उसको 2 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन एक एक शब्द देखेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे इतना कह दीजिए, का चुप सादी रही बलवाना, का चुप सादी रही बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आ जाता है, सो बल कौन दिलावे। ठीक है, क्या बात है। ये जो अगर आपने पंक्ति पढ़ी हो रामचरितमानस के अंदर, का चुप सादी रही बलवाना, ये हनुमान जी के संदर्भ में है। जामवंत, जब हनुमान जी अपनी शक्ति को खो चुके हैं और भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है समुद्र को कैसे लांघना है। ठीक है, तो जामवंत उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो अपार शक्तियाँ हैं। हनुमान जी को एक श्राप मिला हुआ था कि उनको अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे, जब कोई दूसरा याद दिलाएगा तभी याद आएगी उनको शक्तियाँ और वो काम कर पाएंगे। एक्चुअल में ये बात जो है यहाँ पर, तो उसका एक सेंस और भी अगर हम अपने तरीके से देखें, हमारे लिए क्या उपयोगिता इस बात की, तो जामवंत अर्थात क्या हो गया, शिक्षक। हालांकि ये विषयांतर है बात तो थोड़ी सी। शिक्षक, शिक्षक जब अपने छात्र को याद दिलाए कि तुम्हारे अंदर ये सारी संभावनाएं हैं, तुम कर सकते हो, तो जितनी भी जो आत्म संशोधन करने की प्रवृत्ति है उसकी, या फिर जो ज्ञान है उसके पास में, या जो उसकी क्षमताएं हैं, उनके ऊपर वो थोड़ा ध्यान देकर काम करने लगेगा। और क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं होती है और अनंत क्षमताएं होती है, इतना सामर्थ्य होता है कि वो किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है। केवल इस बात की ज़रूरत है कि वो उस बात को समझे कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं।
ठीक है, तो आप हनुमान बन जाइए और यहाँ से अपनी सामर्थ्य को पहचाना शुरू कर दीजिए। सौ बल कौन दिलावे, ठीक है, मैं आपको आपका बल याद दिला रहा हूँ। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, अभी आगे बात कर रहे हैं किसकी, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम, कौन बल याद दिलावे, कौन कहे कि भाई भारतीय लोगों के अंदर जो आम सामान्य लोग हैं, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियाँ अंतर्निहित है और तुम काम करो, और जब काम करोगे तो भारत की उन्नति होगी, कौन याद दिलावे। क्यों? क्योंकि राजे महाराजे, नवाब, रईस और हाकिम सब तो क्या है, अपने अपने धंधे के अंदर मशगूल कह सकते हैं या व्यस्त है। राजे महाराजाओं को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम, ये सरकारी ऐसे ही लिखा जाता था पहले, सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल, गुड़दौड़, थिएटर, अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल हुई कि तुम गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये मान लीजिए यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो रिश्तों को भी ढोना बहुत मुश्किल हो रहा है या एक दूसरे की चिंता करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही दिखा रहा है कि मैं व्यस्त हूँ। तो ये बात भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर कि हाकिमों के संबंध में क्या बात कही गई थी, राजा महाराजों की क्या समस्याएं बताई गई थी, ठीक है, ये सारी बात यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। अब ये कोई प्रसंग बता रहे हैं। ऊपर वाले ने कहा जोक शौक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। यहाँ भारत की जो तीन लेयर है समाज की, उसके बारे में बात की गई है। जोक शौक अर्थात जो राजे महाराजे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है मौज मस्ती से। लेकिन जो बीच वाला है, मध्यम वर्ग वगैरह मान लो या हाकिम वगैरह, वो गुमसुम है, थोड़ा सा उदास है, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा सा बोझ आया हुआ है काम करने का, वो गुमसुम है, ठीक है, वो ना तो खुश है ना दुखी है, बस उदास सा है कि क्योंकि उसको लगता है कि मैं कहीं भी नहीं हूँ। लेकिन जो सबसे नीचे है वो क्या कह रहा है, मारे गए हम या गए हम। क्यों गए हम? क्योंकि दो का बोझ उसके ऊपर लग रहा है, इतना ज़्यादा बोझ उसके ऊपर बढ़ चुका है हर एक चीज़ के लिए, ये बात है। तो सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। ठीक, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये इस पंक्ति का बाद में हम अर्थ देखेंगे। निकम्मेपन ने घेर रखा है, किस किस की बात कर रहे हैं? जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए थे तो उनका ये कर्तव्य था कि ज्ञान का प्रसार करें, भारत में आकर जब बसे थे, ठीक है, और पहले भी इन्होंने किया था, ब्राह्मणों के जिम्मे था ये सारा काम। लेकिन अब क्या हो गया, ये निकम्मेपन के शिकार हो गए हैं, ये अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। और क्या कह रहे हैं, बोदारो मत्स्यग्रता, बोदारो मत्स्यग्रस्ता प्रभो स्मरदूषिता। ये कह रहे हैं कि जो बोदारो अर्थात बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग ईर्ष्या से ग्रस्त है, मत्स्यग्रस्ता अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या से ग्रस्त है। जबकि प्रभुत्व वर्ग अर्थात राजा या सत्ता वर्ग, सत्ता वर्ग किससे है, स्मृत दूषिता अर्थात अहंकार और अहंकार से पीड़ित है, ठीक है। तो ये जो उस समय का भारतीय समाज था या जो बौद्धिक वर्ग था, वो किस प्रकार से ईर्ष्या से ग्रस्त था और राजा, सत्ता और अहंकार से पीड़ित था, उसके बारे में बात करते हैं। वास्तव में तो ये जो पंक्ति है संस्कृत की, ये भर्तृहरि का एक नीति शतकम, नीति शतकम नाम से एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये पंक्ति है। तो पंक्तियों को उद्धरण करने की प्रवृत्ति तो हमेशा रही, और इस लेख के अंदर तो आपको बहुत सारी पंक्तियां मिलेगी जहां उद्धरण मिलता है इन चीज़ों का, ठीक है। अगला देखते हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं।
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पुनर्जागरण के अंदर क्या होता है, पुनर्जागरण के अंदर पुरानी जो हमारी सभ्यता है उसकी विशेषता बताकर, उसको महान बताकर, और ये बताया जाता है कि आज देखो हम कितने निकम्मेपन के और या अंधविश्वास के शिकार हो चुके हैं या आक्रमणीयता के शिकार हो चुके हैं, वो बात की जाती तुलना, ताकि हम फिर से जागें, हम ये समझें कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं, हम पहले अच्छे थे, बीच में ख़राब हो गए, लेकिन अब हमारे पास में संभावना है कि हम जाग सकते हैं, ये होती है। तो यहाँ पर ये देख लेना बैठ करके, बांस की नलियों से क्या बनाई थी, दूरबीन, दूरबीनें बनाई थी उन्होंने, ये प्रश्न है यहाँ पर। बांस की नलियों से क्या बनाई थी, दूरबीन किससे बनाई थी, ये प्रश्न आ सकता है। तो बांस की नलियों से दूरबीनें बनाई थी। ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर कि अंग्रेजी विद्या के, अर्थात बार बार भारतेंदु पूरे इस निबंध के अंदर या इस भाषण के अंदर अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा करते हैं, खुलकर प्रशंसा करते हैं, और ये मानते हैं कि अगर सरकार अभी इस प्रकार की है जो उन्नति को बढ़ावा दे रही है और फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं, तो ये हमारा निकम्मापन है, हमारी कमबख्ती है। तो निरी चुंगी की कतवार फेंकने की, कतवार का अर्थ होता है यहाँ पर कचरा, आप वैसे समझ गए होंगे। निरी चुंगी अर्थात चुंगी है ना, नगर पालिकाएं लेती है, तो यहाँ पर क्या है, ये रूपक मान लीजिए आप, नगर पालिका की बात कर रहा है चुंगी से, अर्थात क्योंकि नगर पालिका चुंगी कर लेती है ना, इस वजह से। ठीक है, ओके, ये बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो गुड़दौड़ हो रही हो, उन्नति की मानो गुड़दौड़ हो रही हो। किसकी गुड़दौड़ हो रही है, उन्नति की। आपको ये भी याद रखना, उन्नति की गुड़दौड़ की बात की जा रही है। जब मैं क्यों लिखता हूं तो समझ आना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि, तुर्की, ताजी, सब सर पर दौड़े जाते हैं। कौन, अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि और तुर्की, ताजी, सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी, ठीक है, हिंदू घोड़े को काठियावाड़ी घोड़ा बताया जा रहा है, ठीक है, हिंदू, हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को भी हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। अर्थात जापान की यहाँ पर क्या की गई, जो जापान जिस घुड़दौड़ में आया है तो उसको कहते हैं टट्टू है, वो तो हाँफते हाँफते दौड़ रहा है। लेकिन भारत के काठियावाड़ी है ना, कितने बढ़िया घोड़े हैं, इसके बावजूद भी ना इनको शर्म नहीं आ रही, केवल मिट्टी कुरेद रहे हैं। घोड़ों की बात नहीं की जा रही है, भारत के आदमियों की बात की जा रही है, भारतीय समाज की बात की जा रही है। घोड़ा क्या है, केवल रूपक के रूप में यहाँ उपस्थित है, को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता हो और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नर्दह माध्यम सुलभ सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभे स्वते ऋतुम पुमान भावाब्दिम न तरेत से आत्महा। ठीक है, अभी संस्कृत के श्लोक का क्या अर्थ है वो खुद ही भारतेंदु ने दे दिया है। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बहुत बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर, अवसर पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, ये भारतेंदु कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से, अब ये यहाँ पर एक प्रसंग दे रहे हैं कि सास के अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। किसका, उस औरत का। वह तो कल फिर प्रदेश चला जाएगा। एक प्रसंग बता रहे हैं कि भाई इतना मौका मिल रहा है, उसके बावजूद भी सब कुछ परमिशन मिल चुकी है, सास ने कह दिया, अर्थात सरकार की हर एक चीज़ की परमिशन है कि आप उन्नति करो, लेकिन फिर भी उन्नति नहीं की जा रही भारत के लोगों के द्वारा। तो वो तो बिल्कुल यही सा प्रसंग हो गया कि सास के अनुमोदन से एकांत रात के अंदर महल के अंदर चली गई है, लेकिन फिर भी लाज के मारे क्या वो महिला घूंघट नहीं खोल रही है और बोल भी नहीं रही है। मत बोलो, वो तो कल चला जाएगा प्रदेश फिर से। अर्थात ये जो अंग्रेज सरकार है वो भी चली जाएगी भारत से,
लेकिन आज तुम लोगों को मौका मिला है और उसमें अगर आप लोगों ने प्रगति की नहीं सोची तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे भविष्य के अंदर। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती है। कमबख्त का अर्थ वैसे तो ये होता है कम भाग्य या दुर्भाग्य, और कहीं कहीं इसका नालायकी भी अर्थ आ जाता है फिर बाद में। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। इंग्लैंड का प्रसंग देते हैं कि इंग्लैंड ने कैसे प्रगति की। ठीक है, इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन सी नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। ये बात है। यहाँ पर क्या करते हैं अंग्रेजी जो लोग हैं, तुलना कर रहे हैं भारत के लोग क्या करते हैं और अंग्रेजी लोगों ने कैसे प्रगति की थी। तो ये बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर भी भूखमरी थी एक समय के अंदर, लेकिन वहाँ के जो खेती वाले, किसान और जितने भी मजदूर, कारीगर वगैरह थे, उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी काम तो करते थे लेकिन साथ साथ में ये भी दिमाग लगाते थे कि किस प्रकार से अपना जो उपज है इसको दुगुना करना है, किस प्रकार से स्पीड लेके आनी उत्पादन के अंदर। तो नई कल अर्थात नई कल का हो गया नई मशीन या विद्या या कौशल। कल का कौशल भी होता है, या यहाँ पर दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो कौशल और एक मशीन या मसाला बनाना, अर्थात नई वैरायटी क्या लेके आए, ये अंग्रेज करते हैं। और वहाँ के जो कोचवान है वह भी अखबार पढ़ते हैं। और भारत वाले क्या कहते हैं वो आगे बताएंगे। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। ये वाह शब्द आप ये मत समझना गलत हो गया, पहले या की जगह वाह शब्द आता था। ठीक है, पिएगा या गप करेगा। ये क्या कर रहे हैं भारतीय वाले जो कोचवान है वो क्या करते हैं, वो तो हुक्का पिएंगे अगर मालिक चला गया उतर के तो, लेकिन जो अंग्रेज जो कोचवान है वो क्या करेगा, अखबार पढ़ेगा ताकि वो नई चीज़ जान सके, जो करंट अफेयर्स है उससे भी टच में रह सके। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, और वहाँ के लोग अगर गप कर रहे हैं तो भी वो क्या करते हैं, प्रबंध की, मैनेजमेंट की बातें करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता है। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए, अर्थात समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये बात भी इस निबंध की है कि क्रक्स बात के रूप में कह सकते हैं, सार बात के रूप में। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। ठीक है, आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, मलूकदास के दोहे का उदाहरण दे दिया। तो जो आलस वाली बात की थी हमने शुरू के अंदर, तो ये इतनी ज़्यादा व्यापक रूप से इन्होंने कहा कि वे आलस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत खराब कर रहे हैं भारत के लोग, तो उसे उपयोग में लेने की ज़रूरत है। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, अमीरों की मुसाहिबी। मुसाहिबी का अर्थ क्या हो गया, चापलूसी मान लीजिए, चापलूसी या दरबारीपन। मुसाहिबी, मुसाहबी दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना। इनके सिवाय बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंब इसी तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती कुल की बहू फटे कपड़ों पर अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए। मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी का हो गया अर्थ जनगणना। जनगणना की बात कर रहे हैं, मर्दमशुमारी अर्थात जनगणना। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है।
तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। अब बुद्धि की बात कर रहे हैं भाइयों। राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। ये बात देखिए, अगर आप भारतेंदु के इस निबंध को देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हम ना उसी दौर के अंदर वापस चले गए हिंदुस्तान के अंदर। आपने देखा होगा कि जो बाबाएं हैं जितने भी, उनकी संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, और उपाय के ऊपर उपाय बढ़ते जा रहे हैं। ज्योतिष विद्या का कितना प्रचार बढ़ गया है। कारण क्या है कि व्यक्ति जब कई बार ना रोजगार नहीं होता, जब हताश हो जाता है, तो उसको यही लगता है कि ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जिससे घर बैठे ही मुझे कुछ मिल जाए या मेरा धंधा सफल हो जाए। सारे काम आपको पता है कि बुद्धि के उपयोग और मेहनत से होते हैं, लेकिन किसी भी कोई अंगूठी धारण कर लेने से या फिर कोई स्टोन धारण कर लेने से चीज़ें नहीं होती है। तो पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय नहीं बताएंगे, और ना राजाओं के भरोसे रहने की ज़रूरत है। अर्थात यहाँ आज के समय में कह सकते हैं कि राजनीतिक लोगों के ऊपर भी भरोसे में या उनके ऊपर उनके भरोसे से बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को ही अपना उपाय कुछ करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे, और आपके साथ साथ में समाज को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे। ठीक है, जंगली हूस, मूर्ख बोधे, ये लगभग एक ही अर्थ है सभी शब्दों का। दौड़ो इस गुड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। अर्थात गुड़ दौड़ में दौड़ने की भारतेंदु सीख देते हैं। फिर कब राम जनकपुर ए है। अब ये पंक्ति क्या है कि राम जनकपुर एक बार ही गए थे, दोबारा नहीं गए थे। तो जिन्होंने देख लिया उन्होंने देख लिया राम को, जो राम को देखने में सफल हो गए वो तो बढ़ गए, उनका जीवन तर गया। लेकिन अब जो लोगों ने पहले नहीं देखा, तो अब राम नहीं दिखने वाले तुम्हें, अब राम वापस आएंगे नहीं। तो पहली बार अभी मौका मिला है, तो अभी से प्रोग्रेस करनी शुरू कर दो, और जितनी भी अपने आलस्य है या फिर गलत बातें हैं, समाज की कुरीतियाँ हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौर ले गए, तो साबुद्दीन के भाई गियासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हू करे तब वह तावों पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चौहान इक्के मारी इकसार। ठीक है, मौके के ऊपर कैसे चौका लगाना होता है, ये बात यहां पर बताई गई है। उसका संकेत समझकर जब गियासुद्दीन ने हूं किया, तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण से मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। ठीक है, यहाँ सरकार की फिर से प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। क्या बात कही है यहाँ पर, इतनी शानदार। ठीक है, आप देख लेना दोबारा, क्या है, मैं तो क्या बोलूँ आप सेम ही बात को। सब ऐसी बातों को छोड़ो तो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। अच्छा, सब ऐसी बातों को छोड़ो, यहां पर तो नहीं आना चाहिए, जो होना चाहिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अर्थात हो सकता है जब तुम प्रगति के राह में आगे बढ़ोगे और तुम्हें लगेगा कि ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, तो कुछ लोग होंगे जो पोंगापंथी टाइप के लोग हैं, वो आपकी आलोचना करेंगे। हो सकता है आपको मार भी डालें, तो आपको डरना नहीं है। देश के लिए तो 10-20 लोगों को या 200-500 लोगों को तो मरना ही पड़ेगा, तभी नई बातें स्वीकार्य होगी। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठत, स्वकार्य साध्यत धीमान कार्यवशो ही मूर्खता। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इस संस्कृत पंक्ति के अंदर कि प्रगति करने के लिए कुछ अपमानित आपको किया जाएगा और आपको उस अपमान से डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यही इसका सार है कि अपमान से डरना नहीं है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हैं, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो।
देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। क्या है? अपनी खराबियों के मूल कारण किसमें छिपे हुए हैं? कोई धर्म की आड़ में छिपा हुआ है, कोई देश की चाल की आड़ में छिपा हुआ है, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। ठीक है, उन खराबियों के मूल कारणों को खोजने की ज़रूरत है। उन चारों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध करके कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारे शरीर में तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। ठीक है, ये आह्वान है भारतेंदु का पुनर्जागरण के लिए भारतीय समाज से, भारतीय लोगों से जो थोड़े बहुत शिक्षित हैं। उन लोगों को कहा जा रहा है कि कम से कम आप तो आगे आइए, क्यों मरने से डर रहे हैं? पूरा समाज सुधर जाएगा तुम्हारे आगे बढ़ने के कारण। एक कहते ना ऐसे कि अगर एक व्यक्ति की जबान के अंदर सांस आता है तो कायर से कायर व्यक्ति जो आसपास बैठे होते हैं उनकी भी रीढ़ की हड्डी में कड़क आ जाती है, अर्थात वो भी उठ खड़े होते हैं, क्योंकि लीड करने वाला आदमी चाहिए। नेतृत्व अगर मजबूत है, वो डरता नहीं है, तो लोग मिल जाएंगे। भारतेंदु भी और क्या थे, खुद नेतृत्व करता थे शानदार, और इसी वजह से इनके साथ में इतने लोग जुड़ गए। भारतेंदु मंडल की जो बात करते हैं, भारतेंदु के लिए ये बात की जा रही है या द्विवेदी जी के लिए थोड़ी बहुत की जाती है, और कहीं मंडल नहीं बना, क्योंकि ये खुद अपने आप में इतने ज़्यादा क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है, अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता में मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ, सुनो। क्या करना चाहिए उन्नति के लिए, वो बता रहे हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। क्या है? सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु ने सब उन्नतियों का मूल क्या माना है? आर्थिक सुधार, आलस्य का त्याग, कुरीतियों का त्याग, या धर्म सुधार, या धर्म, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सब उन्नतियों का मूल क्या माना है भारतेंदु ने इस निबंध के अंदर? मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन और वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ से स्नान क्यों बनाया गया? यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ से स्नान क्यों बनाया गया? अब ये बात क्या कह रहे हैं कि धर्म नीति और राजनीति दोनों क्या होनी चाहिए? मिली हुई होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और तभी समाज प्रगति करेगा। अगर तुम्हारी धर्म नीति और समाज नीति में विरोध है, या तुमने समाज नीति को ही धर्म नीति मान लिया है और पीछे चलने लगे हो, तो फिर तुम्हारी कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो एक मिसाल क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे बलिया का मेला और यहाँ से स्नान क्यों बनाया गया? इसका आगे देते हैं वो कारण कि जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वो लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, और गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। वो कारण बता रहे हैं कि जितने भी हमारे धार्मिक विधान हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, या फिर कोई सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वो लोग समझदार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब धर्म का कहेंगे तो लोग मान लेंगे बातों को, तो धर्म का आवरण देख के उन बातों को प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में वो क्या था सामाजिक सुधार या शारीरिक जो विशेषताएं या आवश्यकताएं हैं उनको मानते हुए इस प्रकार की चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स किया गया था, ताकि लोग मान सकें। क्योंकि हर बार तर्क देने वाला कोई उपस्थित नहीं होता, बस कह दिया कि भाई पहले पैरों के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, सर के ऊपर पानी डालना चाहिए, तो उसका कारण बता दिया। ठीक है कि धार्मिक विधान ये है। हर बार कौन किसको तर्क दे? धर्म के अंदर जब बात मान ली जाती है तो उस बात को मानने का या उसको फॉलो करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। अब क्या आगे कहते हैं, दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। यही त्यौहार तुम्हारी मानो
म्यूनिसिपालिटी है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, यही त्योहार तुम्हारी मानो म्यूनिसिपालिटी है। तो किसके बारे में कहा गया है? ये होली के लिए नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया है? दिवाली के लिए कहा गया है। म्यूनिसिपालिटी, दिवाली। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति। ये प्रश्न भी आ सकता है कि किसको मिलाया है? राजनीति को नहीं। भारत के अंदर क्या है? धर्म नीति और समाज नीति को मिलाया गया है। अंग्रेजों ने क्या किया है? धर्म नीति और राजनीति को साथ में रखा है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानन लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। अर्थात ये मान लेना कि गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं जाकर तो सर के ऊपर पानी ऊपर गिराना पहले और फिर तलवे धोना, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पानी जाना, इसको क्या मान लिया हमने? धार्मिक ही मान लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं? उनके उसी के पीछे पड़े कि यही काम करना है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कोई और अनुदेश निर्देश दिए गए हैं, उनको वैसा का वैसा मान लें कि ये तो हमारे धर्म का तरीका है, तो वो गलत हो जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्यों की गई है। धर्म नीति और समाज नीति के अंदर जो आपस में संबंध है उसको समझने की ज़रूरत है, और कौन सी समाज नीति धर्म नीति का आवरण ओढ़ कर और कुरीति के रूप में हमारे सामने आती है उसको भी अनावृत करने की ज़रूरत है। भारतेंदु इस निबंध के अंदर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। धर्म क्यों मानन लिखे थे, अर्थात किस मायने से लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल एक परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। शोधे अर्थात क्या हो गया? परिवर्धित या बदले ही होता है, शुद्ध किए जा सकते हैं फिर से, ये समझ सकते हैं आप इसको। बदले सेम ही बात है ये ना। परिशोधित होता है, वैसे अर्थ क्या होता है? परिशोधित। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्र में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। अब ये क्या बात है कि एकादशी का व्रत तो रखा था पौराणिक दृष्टि से या प्राचीन दृष्टि से, लेकिन क्या हो गया कि उनके पीछे पीछे जो रखने वाले थे उनके वंशज होते गए और कोई बड़ा संत हो गया, उसके नाम पर और व्रत रख लिया। अगर देखें, अगर हम सोमवार से लेकर या सातों वार, जितने भी 7 वार हैं, उन 7 वारों के अंदर व्रत रखने का तरीका है भारतीय समाज के अंदर या भारतीय धर्म नीतियों के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर, कि सोमवार को रखने से ये होता है, मंगलवार को रखने से ये होता है, बुधवार को रखने से ये होता है। तो सारी चीज़ें चाहिए होती है हमें, तो हर दिन अगर व्रत रखेगा तो गलती होगा ना। तो ये व्रत की संख्या क्या होगी? सभी तिथि व्रत बन चुके हैं और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे हर एक गाँव के अंदर छोटे छोटे तीर्थ स्थान हो गए, जबकि पहले क्या होता था? बड़े बड़े स्थानीय तीर्थ होते थे, अब छोटे छोटे स्थान भी तीर्थ हो गए, क्योंकि नए नए क्या हो रहे हैं? साधु पोंगा पंडित या जो भी है आ रहे हैं सामने। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। अर्थात समाज की विरुद्ध मानी जा रही है लेकिन धर्मशास्त्रों में तो उनका विधान है। जैसे जहाज का सफर, भारतीय समाज के अंदर जहाज का सफर सामाजिक नीति के रूप में बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन भारतीय धर्मशास्त्रों के अंदर ऐसा कोई बैन नहीं है। जो जितने भी वेद वगैरह जो भी ग्रंथ है उनमें नहीं है, जो बाद के जो संत थे उन्होंने बैन किया इसको, ठीक है। जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल वीर्य आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहुविवाह को दूर कीजिए, ठीक है। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती हो, उस चाल से, ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। अब ये तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, पति की भक्ति करे, लेकिन उस समय था कि पत्नी को पति की भक्ति करनी चाहिए, उसको ईश्वर या परमेश्वर मानना चाहिए।
वैष्णव, शक्ति इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंच हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। अब यहाँ पर जाति भेद की बात करते हैं। आपस का वैर छोड़ दे, ये समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंच हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। कितनी ज़्यादा मार्मिक बात की है। जो भी दलित जातियां हैं भारतीय समाज के अंदर, या जिनको अछूत कहा जाता है, उन लोगों को छोटा मानकर और उनको तिरस्कार करके, हो सकता है कि हम अपने आप को, अपने अहम की तुष्टि कर लें, लेकिन उस व्यक्ति का कितना जी टूटता है और कितनी उसकी काया जलती है, ये तो वही जानता है। उसका कोई वश नहीं है, वो किस घर के अंदर पैदा हुआ, उसका खुद का कोई वश नहीं है। वो सिर्फ संयोग है कि एक व्यक्ति ऊपरी जाति के अंदर पैदा होता है, एक मध्य के अंदर और एक सबसे निचली जाति के अंदर। ये सब संयोग है, व्यक्ति का कोई वश नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसी बातों के लिए उसका जी मत तोड़िए। ये बात भारतेंदु के समय कह देना और भारतेंदु के द्वारा इस तरीके से प्रस्तुत कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। उस समय क्या था, क्योंकि मुस्लिम शासक लगभग गए ही थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के अंदर बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया था। उससे पहले मुगल शासक वही थे, भारत के शासक माने जाते थे। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अपने आप को सबसे बड़ा मानना। इस भाव से सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो ग्रस्त थी। तो यहाँ पर भारतेंदु यही कह रहे, जिस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपरी जाति के लोगों को निचली जाति के लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसी प्रकार से धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि मुसलमान उस समय सुपीरियर थे, तो उनको भी हिंदुओं को नीचा मानना छोड़ देना चाहिए। ये बात करी। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करे। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाला हो न करे। घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डा छोड़कर एक साथ वे आग बुझानी चाहिए। ठीक है, जिठानी और देवरानी अर्थात देवरानी। डा का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या। घर में आग लगी है लेकिन दोनों आपस में ईर्ष्या करती रहेगी तो घर जल जाएगा। पहले आग बुझाओ, उसके बाद में ईर्ष्या कर लेना। ठीक है, जो बात हिंदुओं को मयसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। ठीक है, उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। ठीक, अभी तक बहुतों को यही गान है कि दिल्ली लखनऊ की बात शायद कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हट धर्मी ये सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो। हो संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। ठीक है, भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। जो उस समय किताबें प्रचलन में थी, जो अश्लील साहित्य के अंदर आती थी, वही लड़के पढ़ते थे। और जब अश्लील साहित्य पढ़ा जाएगा तो मन में विचार भी एनी टाइम अश्लील ही आएंगे। तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं भारतेंदु। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। सौ सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखाओ। अर्थात ज़्यादा पैम्परिंग क्या होती है, बच्चे को बोना रख देती है मानसिक रूप से, कुछ नहीं कर पाता। स्वावलंबी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, ये होगी स्वदेशी की बात। और आर्थिक स्वावलंबन की बात हो गई, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ठीक है, ये धन विदेश जाने की बात की जा रही है, धन के निष्कासन की बात।
धन निष्कासन की बात की जा रही है और उसे रोकने के लिए आह्वान किया जा रहा है भारतेंदु के द्वारा। दिया सिलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर जारते हो और वह जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्र मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कोई एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। तो घर की तो केवल क्या है, मूछें हैं। कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, अजी ये अंगा फैलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फैलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। अर्थात हम केवल क्या कर रहे हैं, मूछें ही है घर की, कुछ नहीं बना रहे, सब कुछ बाहर से आ रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ये भारतेंदु कह रहे हैं और ये निबंध यहाँ पर पूरा हो जाता है। कुल मिला के क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं सबसे अधिक, अपनी भाषा में, अपनी भाषा की बात कर रहे हैं, स्वभाषा, और परदेसी भाषा का भी नहीं और परदेसी वस्तु का भी नहीं, सब कुछ क्या हो, स्वदेशी। वैसे तो ये निबंध क्या है, बिल्कुल सरल है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है किसी के साथ में तुलना करके कि ये बात क्या इस निबंध के अंदर कही गई है। पंक्ति भी पूछ सकते हैं निबंध के अंदर क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो हमने पाठ कर लिया निबंध का। लगभग मुझे लगता है घंटे भर की क्लास होगी शायद। ये कितनी होगी, हाँ घंटे भर की हुई नहीं अभी। कल हम दिल्ली दरबार दर्पण जो निबंध है वो पढ़ेंगे और प्रयास ये रहेगा कि रेगुलरली हम निबंध पढ़ते रहें और मार्च के महीने तक हम लगभग 3 से 4 यूनिट पूरी कर दें। फरवरी और मार्च का जो महीना होगा उन तक, मार्च के महीने का लगभग मार्च के महीने तक हम 4 यूनिट करवाने का लक्ष्य है। कितनी, मार्च के महीने तक 4 यूनिट है। चार यूनिट करवा देंगे मार्च के महीने तक। तो फिर अप्रैल और मई 2 महीने बचेंगे, उसके अंदर जितनी भी काव्य शास्त्र की और जो यूनिट है उनको एक एक करके ले लेंगे, क्योंकि उनमें मैराथन क्लासेस लेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। एक और भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पढ़ने के दौरान, कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि एक निबंध तो क्या पढ़े एक दिन के अंदर, हमें ज़्यादा क्लास लेनी है, जैसे 1 घंटे की क्लास हुई, कल निबंध बढ़ा है तो 2 घंटे में या 3 घंटे में पूरा हो जाएगा वो, तो क्लास बड़ी हो जाएगी। तो इस खाली समय के अंदर आप देखेंगे हमारे चैनल पर जो कहानियाँ हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, वो सारी कहानियों का पाठ किया गया है और उसके बीच में उनकी विश्लेषण करना या किस व्यक्ति ने क्या कथन कहा गया है, सब कुछ बताया गया है वहाँ पर। तो वो कहानियाँ देख लीजिए आप खाली समय के अंदर, ताकि आपका समय सदुपयोग हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करना, 3 या 4 महीने के अंदर आप जेआरएफ ऐसे लगेगा कि बिल्कुल 100% मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और जैसे ही मान लो 5 दिन के अंदर जो भी क्लास होगी यहाँ पर इस मंच पर, 5 या 6 दिन क्लास होने के बाद में जितना टॉपिक हम कवर करेंगे उन टॉपिक्स की एक टेस्ट ले लेंगे जो ऐप के अंदर होगा। 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही वो देखेंगे। मेरा उद्देश्य केवल इस बार है केवल 50 छात्र, कितने, 50 छात्र, और क्या प्राप्त करें, जेआरएफ। और ये उद्देश्य कम नहीं है और मुझे ऐसे पूरा अनुमान नहीं, ये कह सकते हैं कि गारंटी है मेरी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्लासें ली, जो मैं क्लास ले रहा हूँ उस क्लास को देखा यहाँ पर क्लास के अंदर और 2 बार घर पे जाके रिवीजन कर लिया उस दिन का, सिर्फ सिस्टमेटिक वे से पढ़ रहे हैं, आज से 4 महीने की बात है, केवल 4 महीने जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर उसको पढ़ो, बार बार हटो, आप जेआरएफ होंगे निश्चित रूप से। मैं पहला पेपर भी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे समय मिलेगा बीच में पहले पेपर की क्लासें लेते रहूँगा, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो जेआरएफ चाहिए, 50 छात्र चाहिए और जेआरएफ डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग भी जेआरएफ चाहते हैं तो हमारे इस मंच से जुड़ सकते हैं। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।